पिछले कुछ दिनों से सभी जगह पे एक ही चीज चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड। Staying with electoral bonds, the big electoral bonds. We begin with the biggest story in India, electoral bonds. 15 Feb 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए ये डिक्लेयर किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं एक साइड की पार्टी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंट तरीका है डोनेशन लेने का, तो वहीं दूसरी साइड की पार्टी का बोलना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और साथ ही में इलेक्टोरल बॉन्ड एक लीगल तरीका है एक्सटॉर्शन लेने का इंडिया में, जैसे चंदा दो धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया। So it is the world's biggest corruption scam, it is the world's biggest extortion racket and it is run by the Prime Minister of India. तो आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है या नहीं। आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 2017 में कहा था कि देश के आजादी के 70 साल बाद भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देने का मेथड ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाया है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आती है। इन बॉन्ड्स के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस को कम करना, और इस बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है, हम जैसे आम लोग भी और कॉर्पोरेट वाले भी। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के मिलते हैं। आप इनको हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 1 से 10 तारीख के बीच में जाके SBI के ऑथोराइज ब्रांचेस से खरीद सकते हो। ये स्कीम में जो भी डोनर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा उसकी डिटेल एनोनिमस रहेगी। अकॉर्डिंग ADR रिपोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड प्राइमरी मेथड बन गया है पॉलिटिकल फंडिंग का। इंडियन पॉलिटिक्स में 56% फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आता है। जब 2017 में गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, तब इन्होंने 4 एक्ट भी चेंज किए थे। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, दूसरा है कंपनी एक्ट 2013, तीसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और चौथा है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग नहीं ले सकती है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को रिसेंट के लोकसभा और स्टेट असेंबली में कम से कम 1% से ज्यादा वोट मिले हो और RPA के अंडर रजिस्टर हो, वही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन ले सकती है। और पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड्स मिलने के बाद 15 दिन के अंदर इनकैश कराना होगा, नहीं तो 15 दिन के बाद फंड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। अब बात करते हैं मेन कंट्रोवर्सी की। 2 NGOs ने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, कॉमन कॉज और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए ये कहा कि डोनर की एनोनिमस के कारण पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उनका कहना है कि एज अ वोटर हमारा पूरा हक है ये जानना कि किस इंडिविजुअल और किस ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया और कितना फंड दिया। इसके अलावा इनका एक और आर्ग्यू है कि फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण कोई भी शेल कंपनी बनाकर इसका मिसयूज कर सकता है। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है कि डोनर की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो किसी कंपनी ने आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया और उधर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो फिर कांग्रेस की सरकार उस कंपनी को परेशान करेगी, जिसके कारण उसका पूरा बिजनेस रिस्क पे आ सकता है। इसीलिए डोनर की आइडेंटिटी छुपाना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आर्टिकल 19(1) के अंदर सिटीजन्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रही है। Electoral bond scheme, the proviso to section 29(c)(1) of the Representation of the People Act 1951 as amended by section 137 of the Finance Act 2017, section 182(3) of the Companies Act as amended by section 154 of the Finance Act 2017 and section 13(a)(b) as amended by section 11 of the Finance Act 2017 are violative of article 19(1)(a) and unconstitutional। और डोनर्स की आइडेंटिटी पूरी तरीके से एनोनिमस नहीं रहेगी, क्योंकि SBI को पता है कि कौन डोनर है और उसने किस पार्टी को डोनेशन दिया है, क्योंकि SBI गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो कोई भी रूलिंग पार्टी इसका गलत तरीके से यूज कर सकती है ये पता लगाने के लिए कि ऑपोजिशन को कितना फंड मिला है और किसने फंड दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में एनोनिमस के कारण करप्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है। कोई डोनर पॉलिटिकल पार्टी को इसीलिए डोनेशन दे रहा हो कि उसको कुछ फेवर मिल सके, जैसे कि लाइसेंस, कोई प्रोजेक्ट और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं। एक हाथ दो एक हाथ लो, और ऐसा हुआ भी है। जैसे मेगा इंजीनियर्स एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के पास पहले
पहले से ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे ऑल वेदर जोजिला टनल जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, और भी ऐसे कई सारी डील्स है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रा सेकेंड लार्जेस्ट बायर है। इन्होंने 900 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। अप्रैल 2023 में इन्होंने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और एक महीने बाद इनको 14,400 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिला। और ये एक कंपनी नहीं है, और भी ऐसी कई सारी कंपनीज है। जिंदल पावर एंड स्टील, इन्होंने 25 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और इसके 3 दिन बाद इनको गरे पाल्मा 5-6 कोयला माइन मिलता है। ये जो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच का लेन देन है, ये कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील ने कांग्रेस को डोनेशन दिया था और उनका कहना है कि हम कांग्रेस को डोनेशन इसीलिए दे रहे हैं कि उससे हमारी कंपनी को फायदा होता है। मुझे लगता है कांग्रेस वालों को कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपना पास्ट देख लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही है जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बोल रही है कि उनको खुद को 1400 करोड़ रुपए का फंड इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला है। कुछ तो लॉस मेकिंग कंपनी भी हजारों करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रही है। इसीलिए पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, ताकि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सिस्टम खत्म हो। दूसरी चीज ये जो कंपनी एक्ट चेंज करके अनलिमिटेड डोनेशन कर दिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ये वायलेट कर रहा है। और फिर 15 फेब 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। The deletion of the proviso to section 182(1) of the Companies Act permitting unlimited corporate contributions to political parties is arbitrary and violative of Article 14. यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज क्लियर की है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम नहीं है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर कोर्ट ने SBI को इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सेल्स तुरंत रोकने को बोल दिया और साथ ही में 2019 से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देने को बोल दिया है। The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. मुझे लगता है पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बोलेगी कि उसको कौन फंड कर रहा है और कितना फंड कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। इंडियन पॉलिटिक्स से ब्लैक मनी निकलना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।